Hello and welcome to our channel Bright Hopes Education. In today's lecture, we will see the second chapter of Standard 12th, and that is electrostatic potential and capacitance. So basically this chapter can be divided into three subtopics, and we will be looking at the first topic for this lecture now. So the first topic will be of electrostatic potential and equipotential surfaces. Then the second topic will be about the electrostatic potential energy, and the third topic will be for the capacitance. Okay, so the separate lectures you will get for the separate topics. Okay, so let's begin the first topic. So in this chapter we will be dealing with electrostatic potential. So we must be knowing the formula and basic concept regarding that. Okay, तो होपफुली आपने सारी उसकी थियोरी जो है वो कर ली है और एटलीस्ट आप लोगों को इसके जो फॉर्मूला है वो पता है. अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर मैं उसी लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो देना चाहूंगी. उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज जो है उसकी तरफ जाएंगे. So what electrostatic potential is? It is actually the work done. क्या है वो? वर्क डन है. आपने थियोरी के अंदर देखा होगा कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज गॉट जनरेटेड ड्यू टू सम चार्ज. मान लो कि यहाँ पर ये चार्ज है और उसकी वजह से यहाँ पर ये इसके अराउंड हम लोग ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ तक है वो हम लोग देखते हैं. बराबर. नाउ सपोज के उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको हम लाना चाहते हैं. So for bringing that charge into this field, we have to do some work, right? Correct? Because what will happen? There will be some effect of this charge that is existing. बराबर. जो चार्ज की वजह से फील्ड होगा वो या तो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा या तो उसको रिपेल कर रहा होगा. यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उस पॉजिटिव चार्ज को या तो रिपेल करेगा या तो नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा. वी वांट टू ब्रिंग दैट चार्ज विथ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. बराबर. तो अब उसके लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. दैट एक्सटर्नल वर्क डन इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ये जो वर्क डन होगा वो इस फोर्स के अगेंस्ट होगा ना जो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड से लगता है, इसलिए वो होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. तो ये जो V होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन हुआ. बराबर ना. जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. तो V इक्वल्स टू EDR that we can write. EDR मतलब कि जो स्मॉल वर्क डन करने पड़ेंगे ना हम लोगों को उन सब का एडिशन हो गया और उसका नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. सो V इक्वल्स टू EDR. अब ये फॉर्मूला जो है उसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. सपोज आई एम टेकिंग जस्ट द वर्क डन और द पोटेंशियल बिटवीन टू नियर बाय चार्जेस. बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए ही मैं ये ले रही हूँ. बराबर. देखो यहाँ पर इसके ऊपर से आपको पता चलता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट. बराबर. इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज बट द प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पर तो V जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं आएगी. तो अब जब मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ तो आई शुड राइट EDR cos theta dV equals to this. So E equals to dV by dr cos theta, but generally the cases will be such that the angle between E and dr, E and the displacement will be 90 degrees. So cos 90 will be angle will be 0. So cos 0 will be 1. तो जनरली हम ऐसे लिखेंगे dV by dr. बराबर. तो हर एक केस में ऐसे ही होता है, ऐसे जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केस के अंदर ऐसे होता है, इसलिए हम ये लिखने की हैबिट होगी. और फिर E इक्वल्स टू जो पोटेंशियल है dV वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाने के बाद मान लो कि मैं V ले लेती हूँ और ये D ले लिया मैंने डिस्टेंस जो है उसको, तो V इक्वल्स टू ED. ये भी एक फॉर्मूला बना. V इक्वल्स टू ED. So till now you have seen V equals to ED, V equals to integration E dr and V equals to a kind of work done. ठीक है. तो अब एक और फॉर्मूला V का जो बचता है पॉइंट चार्ज के लिए वो ये है कि वो होगा KQ by R. राइट.
ये जो भी यहाँ पर चार्ज होगा उसकी वजह से जो चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है उधर से तो कौन आ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं, तो कोई दूसरा चार्ज उसका मैग्नीट्यूड होगा नहीं, क्या होगा खाली यहाँ का। तो जो ये Q है और जिस डिस्टेंस के ऊपर आप उसके अंदर ला रहे हो, यहाँ से यहाँ तक लाए ना, उधर से यहाँ तक लाए, तो अब इनके बीच जितना डिस्टेंस बचा वो डिस्टेंस यहाँ पर ये आप लोगों को लिखना है R की जगह पर। क्लियर? तो these many are the formula, general formula for electrostatic potential. Then electrostatic potential, as I've said, it's a scalar quantity. जब आपको number of charges होंगे and due to those charges you have to find out some potential at some point. मतलब कि यहाँ पर ये charges है, plus Q minus Q plus Q 1 2 3 and you want to find out some potential P over here, तो आप क्या करोगे देखो ये फंडामेंटल चीजें हैं ना, मैं खाली फर्स्ट एमसीक्यू के पहले ही बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद सारे एमसीक्यूज और सीधा फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा और वहां पर उसके थ्रू ही हम लोग हर एक केस के लिए हम लोग ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बराबर। तो P पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हम लोग V जो है वो फाइंड करना है, तो हम लोगों को सिर्फ V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करना रहेगा, ठीक है। और V जो है जहां पर भी चार्ज नेगेटिव होगा वो यहाँ पर हमें साथ में पुट कर देना है, बराबर। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा KQ1 बाय ये डिस्टेंस R1 हुआ तो R1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस KQ2 डिवाइडेड बाय R2 इफ दिस डिस्टेंस इज R2 एंड लाइकवाइज KQ3 बाय R3, बराबर। मतलब माइनस साइन जो है वो चार्ज की यहाँ पर जो भी पोलैरिटी होगी वो आपको ले लेनी है, कोई डायरेक्शन होगी नहीं, उसकी वजह से कोई यहाँ पर यही पॉइंट जो मैं उसको उठा के यहाँ पर रख दूं सेम डिस्टेंस के ऊपर R1 R2 R3 देन ऑल्सो पोटेंशियल विल बी सेम। क्लियर? तो ये फंडामेंटल चीजें हो गई। अब जब कोई डायपोल फॉर्म हो रहा होगा और डायपोल वो भी थियरी आप लोगों ने देख ली होगी, this is the axis of the dipole and this is the equator of the dipole and suppose you want to find out what is the P over what is the electrostatic potential at point P, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा V dipole equals to Kp cos theta by R square where theta is this angle, बराबर। R मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आपको गिवन रहेगा और इसके ऊपर से फिर दो केसेस जो एक्सिस और इक्वेटर के बने थे वो भी आपको पता होंगे। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एक्चुअली वेस्ट नहीं किया है हमने, ये जो बेसिक चीजें हैं वो एक बार रिकॉल कर ली, ठीक है। तो अगर आपने कोई थियोरी नहीं देखी है या तो फॉर्मूला याद नहीं है तो अब आपके पास कुछ कंटेंट जो है वो आ गया। चलो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, first, an electric dipole is placed as shown in the figure. The electric potential in 10 raised to 2 volt at point P due to the dipole is this or this. Options are here. अगर आता है तो फटाफट से कैलकुलेट कर लो, बट फटाफट से कैलकुलेट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपके पास क्या चाहिए? डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम गिवन नहीं है तो डायग्राम क्या बनेगा यहाँ पर? सी अगर मैं दे दूं कि इधर एक माइनस Q चार्ज है and the plus Q charge is over here and you want to find out potential at this point P and the distance between two charges which is forming a dipole is 6 centimeter and the point that is lying where we want to find out the potential is at 5 centimeter from the midpoint of the dipole, बराबर। डायपोल की एक्सिस के मिड पॉइंट के ऊपर से यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, बराबर। डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो, तो V इक्वल्स टू के V1 प्लस V2 करके हम लोग देखें, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 इक्वल्स टू के Q, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, बराबर, और R1 प्लस के Q बाय R2। Now you can understand R1 is the distance from the negative charge. So that will be, देखो यहाँ पर मैं K जो है उसको कॉमन निकाल रही हूँ, कांस्टेंट ले रही हूँ, K जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं स्मॉल k लिख रही हूँ, इधर कैपिटल K जो है वो सेम चीज ही दी है। Q जो है उसको भी मैं कांस्टेंट कॉमन निकाल रही हूँ, माइनस 1 अपॉन R1, नेगेटिव से उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो 5 प्लस 3 दैट इज 8।
नाउ दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻² आएगा, वो 10⁻² दोनों के अंदर आएगा तो वो कॉमन ले लिया हमने, 1/r2, r2 इज दिस डिस्टेंस, तो 5 - 3 दैट इज 2, बराबर। अब सीधा कैलकुलेट कर लो, आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/8, बराबर ना, यहाँ पर ये आ जाएगा 4 - 1 तो 3/8 इक्वल्स टू KQ इंटू 3/8, और ये जो 10⁻² डिनोमिनेटर में था वो आ गया न्यूमरेटर में, और ये 10⁻² वोल्ट में पूछा है, इसलिए ये हमारे ऑप्शन के अंदर अलग से गिवन नहीं है। सो हियर यू कैन सी योर ऑप्शन एट ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यहाँ पर आ गया करेक्ट ऑप्शन ए। क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो हमने V का जो देखा वो अप्लाई किया। चलो फटाफट से सेकेंड क्वेश्चन, two hollow conducting spheres of radii R1 and R2 where R1 is far greater than R2 have equal charges, the potential would be, options यहाँ पर ये है, देखो what has been given, two conducting spheres, one and the other one, right, R1 and R2, there is a difference between, significant difference between the radius of both the spheres। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि V जो है उसका फॉर्मूला क्या, सरफेस के ऊपर हमें फाइंड करना है ना, बराबर, दोनों के ऊपर पोटेंशियल कितना, चार्जेस सेम है, इसके ऊपर भी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, तो पोटेंशियल कितना होगा, that will be equals to KQ/R1। See, we can consider this Q as it has been concentrated at the center, बराबर ना, तो यहाँ पर इससे ये सरफेस के ऊपर तक का डिस्टेंस कितना हो गया, बराबर, वो सरफेस के ऊपर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब रेडियस जितना डिस्टेंस लेना है, तो KQ/R1 एंड हियर V इक्वल्स टू KQ/R2। So here you can see that V is proportional to 1/r, बराबर, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसके लिए V कम होगा, बराबर, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ज्यादा किसकी है, R1 की, तो R1 जो है उसके लिए V कम होगा, बराबर, V स्मॉल जो स्फीयर है उसके लिए V ग्रेटर देन द बिगर और द लार्जर स्फीयर, बराबर, स्मॉलर और बिगर, तो V स्मॉल किसके लिए आएगा, ऑप्शन नंबर मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, ये ऑप्शन दिख रहा है। सेकंड में तो क्या है, इक्वल नहीं होगा, डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, ये भी गलत बात है, मोर ऑन बिगर स्फीयर, ये उल्टी बात हो गई, बराबर, लेस ऑन बिगर स्फीयर दिया होता तो वो करेक्ट ऑप्शन होता, बट मोर ऑन बिगर स्फीयर वो गलत ऑप्शन है, ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये इसके ऊपर से बनता है। ऐसा क्वेश्चन आगे एक्सटेंड होके आपको क्या पूछा जा सकता है कि एक जो स्फीयर है उसके लिए रेडियस भी गिवन होगी, बराबर, तो सेकंड के लिए आप उसकी रेडियस फाइंड कर लो या ऐसे कुछ, तो आप क्या करोगे, V1/V2 इक्वल्स टू R2/R1 करके कुछ आपको जो वैल्यूज गिवन है वो अनदर जो होगा वो आप फाइंड कर सकते हो, बराबर, Q की वैल्यू सेम दे दी हो तो हम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यूज कर सकते हैं। काफी एकदम इजी चीज थी, बराबर ना। चलो तो ऑप्शन आ गया हमारा यहाँ पर ए के ऊपर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्सेस एंड क्विंटेसेंशियल सरफेस इज, ऑप्शंस जो है वो आपके पास यहाँ पर 45, 90, 180 या तो 0। Now what is this? जो हमने टॉपिक के अंदर दो चीजें लिखी थी, one was the electrostatic potential and the other one is equipotential surface, बराबर। तो equipotential surface is what? It is the imaginary surface which joins all the points around some charge distribution or charge where potential is same। देखो नाम के ऊपर से पता चलता है इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल पोटेंशियल होगा, वैसी कोई सरफेस। तो यहाँ पर जो नाम दिया है ना वो थोड़ा चेंज करके क्विंटेसेंशियल मतलब भी आपको ट्रीट करना है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के तौर पे, क्लियर। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बराबर ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड
इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना उससे परपेंडिकुलर ही होगी, बराबर। अगर मैं ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज विल बी स्प्रेड लाइक दिस, तब जाके मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रही हूँ। अगर एक पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, ऐसे होगी, बराबर कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो सेम डिस्टेंस के ऊपर मैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 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 ऐसे ड्रॉ करूं, फिर ये सब परपेंडिकुलर ज्वाइन कर करके जो बना रही हूं, ये बन गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, बराबर। इस डिस्टेंस के सारे पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर, आर डिस्टेंस के ऊपर, बराबर ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ई, बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, एंगल विल बी 90 डिग्री, बराबर, क्लियर। तो ये एक जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा था। आपको ये क्वेश्चन एक्सटेंडेड कैसे दिखा सकते हैं, कोई डायग्राम दिया होगा और वो डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की होगी और फिर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस से वो ड्रॉ करनी होगी, तो आप कैसे बनाओगे ये आपको आना चाहिए, बराबर। तो 90 डिग्री पे बना, तो 90 डिग्री पे कैसे कैसे बन रही है, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसी है, आप लोगों को कुछ इस तरह से दी है, दिस 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 ऐसे एरो करके। तो आप यहाँ पर लोकली परपेंडिकुलर 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 और मतलब यहाँ पर साथ में ऐसे ही होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, बराबर ना। तो क्वेश्चन एक, उसके फिर आगे जाके आप जो एग्जाम अपीयर करोगे उसमें उसके रंग रूप जो है वो बदल सकते हैं। बेसिकली आपको फंडा क्लियर होगा कि फंडा क्लियर है तो उसकी एप्लीकेशन आपको कुछ भी यहां से यहां करके दे देंगे तो आपको आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. Then the ratio of the surface charge density of the spheres sigma 1 by sigma 2 is, and here are the options. चलो अब यहाँ पर जब भी आपको दे कि whenever there are some bodies which are been connected by wire, connected by a wire, conducting wire हो गया, then वो क्या कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि अब दोनों के ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम हो गया, बोथ आर एट द, बोथ द बॉडीज आर एट सेम पोटेंशियल, बराबर। तो V1 इक्वल्स टू V2 हो गया। अब आ गया ये K Q बाय R1 इक्वल्स टू K Q बाय R2। नाउ Q1 Q2 के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए Q1 और Q2 हमें डिफरेंट है वो लेना पड़ेगा। अब हमें तो कहां तक जाना है, हमें पहुंचना है सिग्मा 1 सिग्मा 2 तक, सरफेस चार्ज डेंसिटी तक। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q बाय एरिया, सरफेस एरिया, बराबर ना। तो यहां पर हमें उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सिग्मा तक पहुंचने के लिए। सो as sigma equals to Q by A and area is to be taken for a spherical surface, this will be 4 pi r square, बराबर ना। तो अब मेरे पास Q जो है वो हो जाएगा 4 pi r square sigma. So I can write KK will get cancelled out and 4 pi r square r1 square sigma 1 by r1 equals to 4 pi r2 square sigma 2 by r2. Again r1, एक r1, r2, एक r2 will get cancelled out. So you will be left with sigma 1 by sigma 2 equals to R2 by R1। कहाँ दिख रहा है आपको ये ऑप्शन R2 by R1, ऑप्शन नंबर C के ऊपर, बराबर। तो ये जो चीज है सिग्मा इक्वल्स टू Q by A, ये आपने पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटीज आपने देखी तब उसके अंदर ये चीज देख चुके हो, और यहाँ पर पोटेंशियल का फंडा है उसके अंदर अप्लाई किया, दोनों चीजें मिक्स कर दी, बराबर। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन अपना यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 drops
आहा बहुत ले लिए, ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 200 वोल्ट ईच। चलो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आप इधर ले लोगे 220, बराबर। जो ऑप्शन अभी आपके सामने आ रहे हैं ना, उसके अंदर 200 से नहीं आएगा, 220 कर देना। They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. Options are here. 1980 वोल्ट, कितने वोल्ट होंगे बिगर ड्रॉप के ऊपर? तो सी, जब भी कोई ड्रॉप होगा वो और ड्रॉप से मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 likewise 27 such drops are there. 27 drops are there and they combine to form a larger drop, बराबर। तो जब भी ऐसे होगा तो हर एक के ऊपर जो इंडिविजुअल चार्ज होगा ना, वो सब मिलके इकट्ठा करके वो जितना भी चार्ज होगा वो टोटल बना लेगा, बराबर। अब यहाँ पर क्या है, सेम साइज एंड चार्ज जो है वो चार्जेस भी उनके सेम साइज और सेम चार्ज होंगे, बराबर। यहाँ पर तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा जाएगा वो भी 27 टाइम्स क्यू जितना चार्ज, जो एक एक के ऊपर चार्ज जो है वो अगर क्यू 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 जितना चार्ज है वो हो गया, तो हम लोग इधर बोलेंगे कि लार्जर ड्रॉप जो है उसके ऊपर 27 क्यू जितना चार्ज बन गया। देन अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर और वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप, उनके बीच में क्या जो रिलेशन है वो बनेगा। सो वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट, बराबर ना। सब मिलके एक टोटल वॉल्यूम जो है वो 27 टाइम्स हो जाएगा, सेम साइज के हैं इसलिए। अब ये वॉल्यूम, ये ड्रॉपलेट जो होगा वो किस शेप का होगा, स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल मतलब 4/3 पाई r क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट, तो r1 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r2 क्यूब, बराबर। So 4/3 pi, 4/3 pi will get cancelled out and r2 cube equals to 27 r1 cube, that means 3 times r1. So r2 आपका क्या आ गया, 3 times r1 जितना। अब हमें तो फाइंड करना है पोटेंशियल, तो देखो भैया V के लिए KQ/R फॉर्मूला, बराबर। R2 मुझे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर Q2 लिख लूं, बराबर। ये Q1 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 चार्ज है सबके ऊपर, ये हो गया मेरा Q2, Q2 विल बी 27 टाइम्स Q1। तो यहाँ पर मेरे पास Q1 है और R2 दोनों है, तो K इंटू Q2, Q2 इज 27 Q1 डिवाइडेड बाय R2, रेडियस कितनी है इसकी 3R1, बराबर। बट K Q1 by R1, K Q1 by R1 into 9 ये बचा, where K Q1 by R1 is actually V1, बराबर ना, into 9 and V1 has been given as 220। 220 into 9 करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 1980 वोल्ट। अगर ये 200 आपने रखा होता, 200 का 200 तो 1800 आंसर आता, जो अभी ऑप्शन में है नहीं, बराबर। या तो मुझे ऑप्शन चेंज करके देने पड़ते, या तो गिवन डेटा जो है वो हमने अकॉर्डिंगली अभी चेंज कर लिया, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी इसलिए, राइट। तो अपना ऑप्शन जो है वो इस तरह से आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी शायद किए होंगे, ये पोटेंशियल के लिए भी आपने देख लिए। तो बेसिकली इसमें क्या देखना है, पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल आप सेकंड के लिए ले लो, वेयर यू नीड टू हैव दीज टू वैल्यूज। वो वैल्यूज कैसे निकालोगे, रिकॉल कर लो, बराबर, आ जाएगा। वॉल्यूम जो है उनका कंपेयर कर दो, उसके ऊपर से आएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो है in a certain region of a space with volume 0.3 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is. Now अब तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड किया, अब क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। So between electric field and electrostatic potential we had seen this formula. If I just take the magnitude, तो मुझे ये dv by dr जितना जो है वो मिलेगा, cos थीटा लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पर क्या आता, cos थीटा जो है वो हम लोग ले रहे थे। तो अब क्या होगा कि
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसमें जो भी चेंज हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको E मिलेगा. So here it is said that electrostatic potential is 5 volt throughout. That means V is remaining constant. V is remaining constant. तो V constant हो गया तो ये dV क्या हो गया? 0. तो E क्या आ जाएगा? E जो है वो 0. दिख रहा है ऑप्शन? 0. E equals to 0. So what will you remember from this question? Wherever there is no change in electrostatic potential, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कुछ फर्क नहीं होगा, दैट मीन्स देयर डजंट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बराबर. ये आपने कंसेप्ट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर भी देखा होगा. इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर क्या था? वो परपेंडिकुलर. हमने प्रूव कैसे किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. के एक सरफेस मान लो के ले लो एंड सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर. होना क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी लाइक दिस. सपोज के इसका कोई एक कंपोनेंट जो है कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो मान लो कि उसके ऐसे और ऐसे कोई जो है कंपोनेंट्स बन गए. तो अगर ऐसे कंपोनेंट बने इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट मींस दैट चार्ज विल बी मूव्ड. अगर मैं कोई एक चार्ज लेके यहां से यहां तक जाती हूँ, बराबर, यहां से यहां तक जाऊं और यहाँ पर बीच में कोई कंपोनेंट बन रहा है, मान लो कि ऐसे कंपोनेंट है, ठीक है. तो और उसका एक कंपोनेंट ऐसे बना, एक कंपोनेंट ऐसे बना, फील्ड ऐसे है, तो जब मैं इसको ऐसे मूव करती हूं तब मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. बराबर ना. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है, मतलब कि हमें उसके अगेंस्ट या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा, मतलब वर्क डन जो है वो नॉन जीरो होगा. वर्क डन नॉन जीरो होगा, दैट मीन्स वर्क डन तो क्या होता है? पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल भी नॉन जीरो होगा. बराबर. पोटेंशियल मतलब यहाँ पर ये चेंज इन पोटेंशियल, बट वी आर टेकिंग दिस सरफेस एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो V चेंज होगा, ये बात ही कहां से आई? बराबर ना. इसलिए हमने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो वो चीज भी यहाँ पर अंदर एक चीज छुपी हुई थी. तो आपको क्या याद रखना है? whenever there is no change in electrostatic potential, E will be 0. ठीक है. Next, a short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 raised to minus 9 coulomb into meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle 60 degree with dipole axis is. These are the options. क्या दिया आपको? डाइपोल. डाइपोल के लिए लिखा था अभी आगे जब एक्सप्लेन किया ना, तब V डाइपोल हमें फाइंड करना है. V डाइपोल याद आया डायग्राम यहाँ पर, और फिर ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का यहाँ पर. एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो V डाइपोल इक्वल्स टू Kp cos theta by r square. Okay, V equals to Kp cos theta by r square. Are you been given all the values? 9 into 10 raised to 9. P dipole moment is 16 into 10 raised to minus 9. Theta cos 60. Cos 60 is 1 by 2 into r square. R square is at what distance? 0.6 meter. So 36 into 10 raised to minus 2. बराबर. तो यहाँ पर ये कट कर दो. 4 4 2 दिख रहा है. अब क्या आ जाएगा? 10 raised to 2 खाली बचेगा, ये दोनों कट हो गए, तो 10 raised to 2 दैट मीन्स 200 वोल्ट. करेक्ट. 200 वोल्ट इतना पोटेंशियल जो है वो आपको ये मिलेगा. ठीक है. इसमें आप गलती कहां पर कर सकते हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में? जल्दी में आप लोग E का जो फॉर्मूला होता है ना डाइपोल के लिए वो अप्लाई कर दोगे. बराबर. स्क्वायर की जगह पर क्यूब लगा दोगे, या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करके कुछ जो है वो कुछ लगा दोगे. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वो ध्यान से देख के फिर आप सॉल्व करिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा. Next question, the diagrams below show regions of equipotential
a positive charge is moved from A to B in each diagram, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? डायग्राम आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब दिख रहा होगा डायग्राम, एक डायग्राम, ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड द पॉइंट्स A एंड B आर लाइक दिस। A से B यहाँ तक जाएगा। फिर और एक सरफेस है, उसके अंदर ये सरफेसेस कुछ ऐसी है। Equipotential surfaces are been given 10 volt, 20 volt, 30 volt, 40 volt again and A point is like this और B जो है वो यहाँ पर है। फिर कोई और सरफेस है, उसके अंदर हम लोग ये आपको ऑप्शन जो है वो कुछ ऐसे दिए हैं, हियर ऑल्सो 10, 20, 30 एंड 40 एंड A point is on 10 volt एंड B जो है वो यहाँ पर कुछ है। और थर्ड जो है वो थर्ड के फोर्थ ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन के अंदर 1, 2, 10, 20, 30, 40 A एंड B पॉइंट। मान लो, इमेजिन कर ली ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसी इमेजिनरी जो सरफेस हमको दी हुई है, इसके लिए हमें जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी ब्रॉट फ्रॉम A to B, A to B, A to B. Now A point is lying on which surface? 10 volt over here, 10 volt, 10 volt, 10 volt. सब A चार्ज, A point जो है वो है 10 वोल्ट के ऊपर, बराबर। और उसको लेके कहां पर जा रहे हैं? 40 वोल्ट वाली सरफेस के ऊपर लेके जा रहे हैं। 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, बराबर। हर एक केस के अंदर जो भी उसको मूव करवाना है वो 10 वोल्ट से 40 वोल्ट तक लेके जाना है। So that means dV will be same. If dV will be same, potential जो है वो same ही है, change जो उसके अंदर आया potential difference, then obviously the work done will be same because the potential or the potential difference will be equal to the work done. तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो ऑप्शन क्या आएगा? इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। मिनिमम रिक्वायर्ड इन ए, बी, सी, मैक्सिमम, मिनिमम जहां पर भी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आपको खाली क्या देखना है, कहां से कहां तक जा रहा है। डीवी में जिसमें भी ज्यादा होगा वो वाला पॉजिटिव वाला जो भी यहाँ पर है, तो उसके लिए वो डीवी जो है वो मैक्सिमम आएगा। अभी के केस में सब 10 से 40 के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए V जो है वो सेम आएगा सबके केस के अंदर, मतलब वर्क डन है वो सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज V equals to 6xy minus y plus 2yz, the electric field at point 110 is, और ऑप्शंस आर लाइक दिस। नाउ यहाँ पर आप लोगों को एक अलग मेथड, फॉर्मूला तो भाई, बट एक अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा इस V को, बराबर। और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अलग तरीके से क्यों देखना पड़ेगा? जनरली कोई भी क्वांटिटी होती है ना, तो वो हम लोगों को क्या देते हैं, एक्स वाई जेड में से कुछ भी होगा ना, तो एक ही वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों कोऑर्डिनेट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता हुआ V दिया हुआ है। Now V is not a scalar vector quantity, it's a scalar quantity, but the quantity that we have to find out, electric field, is a vector quantity, बराबर। तो उसका तो x component, y component, z component सभी होगा, बराबर। तो हमें इंडिविजुअली सभी कंपोनेंट्स उसके फाइंड करने पड़ेंगे। So how can we find out? Ex equals to minus dv by dx। यहाँ पर इसको डेल v बाय डेल एक्स भी लिखते हैं, बिकॉज इट्स अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपको जो भी ठीक लगे आप लिख सकते हो, बराबर। माइनस साइन के साथ ये dv बाय dr ही है। सी E इक्वल्स टू dv बाय dr, बराबर। बट r के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है? x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, इट्स अ पोजीशन वेक्टर, बराबर ना। r क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। dr क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो dx, dy, dz तीनों है। तो हम किसको, सबको वेरिएबल कंसीडर करें, तो हम इंडिविजुअली x, y और z कंपोनेंट निकालेंगे। whenever we are taking or trying to get the x component,
तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए हमें, वी शुड जस्ट ट्रीट द टर्म्स विच इज कंटेनिंग x एज अ वेरिएबल टर्म, बराबर। बाकी सारे टर्म्स जो है जिसमें x नहीं आ रहा है वो सब कांस्टेंट। तो अब ये देख के हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो माइनस dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6y, y और फिर नेक्स्ट क्या है y, y विल बी कांस्टेंट, माइनस y जो है वो कांस्टेंट तो उसका 0, 2yz वो भी क्या हो जाएगा 0। तो 6y इज योर x कंपोनेंट फॉर e, दैट इज इक्वल्स टू, अब y जो है ना वो इसमें से वैल्यू पुट करो उसकी, y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो -6 i कैप, ई एक्स कम्स एज -6 i कैप। कहां पर है ऑप्शन में, ये और ये, इसमें से कोई दो होंगे, ये दो तो कट ही हो गए, क्लियर। अब ई वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, सॉरी यहाँ पर y आएगा डी वाई। तो y मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो भी आएगा, सेकेंड टर्म है वो भी आएगा, तो 6x माइनस 1, थर्ड टर्म में यस उसमें भी y कंटेन कर रहा है, तो 2z। व्हाट वी आर डूइंग, जब भी हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब x और z को क्या कंसीडर किया, कांस्टेंट कंसीडर किया, बराबर। चलो अब x और z की वैल्यू पुट करो, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, -6 माइनस 1 दैट इज -5, -5 कहां पर है, ये रहा, बराबर, माइनस आ गया है कॉमन में, -5। देन ई जेड इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय डी जेड इक्वल्स टू माइनस फर्स्ट टर्म नहीं, सेकेंड टर्म नहीं, ओनली द लास्ट टर्म -2y, y equals to 1, so that will be -2। ये आ गया j कैप, ये आ गया k कैप, e x e y e z, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपको अगर इसको लिखना है तो e x e y e z ऐसे लिखना चाहिए ना, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, e equals to this, क्लियर। इस टाइप के और क्वेश्चन जो है वो भी आपको अभी आगे सॉल्व करने आएंगे। तो अभी का ऑप्शन अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय v इक्वल्स टू 6x minus 8y minus 8y plus 6yz where v is in the volts, the electric field experienced by a charge of 2 coulomb situated at point 111 is, और फिर ऑप्शंस गिवन है। देखो आगे के क्वेश्चन के अंदर क्या था, आगे के क्वेश्चन में हमने सिर्फ E जो है ना वो फाइंड किया, सिर्फ E फाइंड किया, उसके तीन कंपोनेंट्स EX, EY और EZ। अब जो हम फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर हमें क्या पूछा है, फोर्स। तो E आने के बाद क्या आप फोर्स फाइंड कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। F इक्वल्स टू QE, बराबर, Q इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F बाई Q था, बराबर। तो पहला टारगेट तो हमारा E फाइंड करना ही रहेगा। तो E x इक्वल्स टू, जैसे आगे के केस में हमने किया वैसे ही चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट E x, तो कौन कौन से टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, द टर्म्स विच आर कंटेनिंग x, तो इसका और इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये दो टर्म्स का नहीं, बराबर ना, ये तो कांस्टेंट टर्म्स हो गए, y और z को हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो चलो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 6, आई विल बी आल्सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y z साइमल्टेनियसली, अब आपको समझ में आ गया होगा, बराबर ना। 6 into 1 तो वो तो हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन -8y, -8 और y की वैल्यू कितनी 1, चलो माइनस आगे आ जाएगा -2, तो ये +2 आया। EY इक्वल्स टू माइनस ऑफ y वाला टर्म सेकेंड, तो -8x होगा, -8x, x की वैल्यू 1। देन सेकेंड टर्म आएगा कि नहीं आएगा, यस ऑफ कोर्स आएगा, y कंटेन कर रहा है तो -8, y का डिफरेंशिएशन 1 एंड लास्ट टर्म +6z, z की वैल्यू 1, -8 ये होगा -2, ये आ गया ये हो गया -2 -8 मतलब -10 +10 हो गया, तो ये 10, ये i कैप i कंपोनेंट, ये j कंपोनेंट,
एंड ई जेड। अब जेड वाला जो टर्म्स है उसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, ओनली द लास्ट टर्म। तो 6yz हुआ, 6yz में -6 और y की वैल्यू 1, z का डिफरेंशिएशन 1, तो -6k कैप। नाउ e इक्वल्स टू अंडर रूट ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर प्लस ez स्क्वायर, बराबर। मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का, तो ex इज 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 minus 6 square, so that is 36 plus 4 is 40 plus 100, तो 140, बराबर। 140 डायरेक्ट रूट वाला है नहीं है, चलो तो हमें यहाँ पर 140 इक्वल्स टू उसका रूट क्या होगा, 140 इज 70 इंटू 2, 70 मतलब के 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 एंड इट्स रूट, दैट मीन्स 2 root 35. This is just your E. You have to find out F. F equals to QE. So Q has been given as 2 coulomb and E is 2 root 35. So अपना प्यारा सा आंसर आ गया जो है ऑप्शन नंबर डी के ऊपर उसके जैसा, 4 इंटू रूट 35 न्यूटन, बराबर। कुछ नहीं, जैसे हमने आगे किया था वैसे E फाइंड कर लिया, E का मैग्नीट्यूड निकाला, E के मैग्नीट्यूड के ऊपर से हमने F निकाल लिया, बराबर। आगे का जो क्वेश्चन था उसमें यहीं तक था, वही क्वेश्चन आपको यहाँ तक भी पूछ सकते हैं और आगे एक्सटेंड करके ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा। क्लियर हो गया होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A conducting sphere of radius r is given a charge q. The electric potential and the electric field at the center of the sphere respectively are, क्या क्या होगा। देखो जब भी कोई स्फीयर होगा, अब उसके ऊपर मुझे कोई इंफिनिटी से चार्ज लेकर आना है, बराबर। तो जब भी मैं सरफेस तक आऊंगी ना, सरफेस तक जब तक मैं आ रही हूं तब तक ही मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इनसाइड जाने में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर या कोई भी शेप का कंडक्टर होगा, देयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये आपको आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन पढ़ा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपने, और कंडक्टर के अंदर कैसे बिहेव करता है उसके अंदर देखा होगा। तो आप याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर विल बी जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या अब मुझे यहाँ पर चार्ज, उस चार्ज को यहाँ तक लाने के बाद कोई और एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी फील्ड के अगेंस्ट। अब फील्ड है ही नहीं तो किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, फील्ड होगा तब उसके अगेंस्ट या कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, है ही नहीं तो क्या वर्क करना, बराबर। कोई हमें रोकने टोकने वाला है ही नहीं, तो बिंदास जैसे जहां पर रहना हो वैसे करो, उतना ही तो है बस। ये तो अब बीच में कोई आया ही नहीं खाने वाला, ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो यहां तक जितना वर्क डन करना पड़ा उतना ही वर्क डन किया। अंदर जाने के बाद भी अब कोई एक्स्ट्रा नहीं, तो जितना यहाँ तक दिया उतना ही पोटेंशियल और उतना ही वर्क डन यहाँ पर रहेगा, बराबर ना। रास्ते में आते 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 जितने भी बीच में हफ्ता वसूली वाले आ रहे होंगे उन सबको देते जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई हफ्ता वसूली वाला है ही नहीं तो कोई एक्स्ट्रा हमारा खर्चा होगा, नहीं होगा ना, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर बंद हो गया। बट यहाँ तक आए वो तो खर्चा हुआ कि नहीं, वो खर्चा तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ टोटल इधर तक पहुंचे, सेंटर तक पहुंचे, तब तक कितना खर्चा हुआ, तो बोलेंगे v जितना, बराबर। तो इनसाइड जो सेंटर के ऊपर हम लोग जाएंगे, इनसाइड पर कोई भी जगह पर ये जो है ना वो तो E जीरो ही होता है, कोई भी पॉइंट ले लो, बट स्पेसिफिकली सेंटर के ऊपर भी बोले देयर ऑल्सो E विल बी जीरो, बट V विल बी इक्वल्स टू V विच इज ऑन द सरफेस। तो V इनसाइड इक्वल्स टू V सरफेस, और सरफेस के ऊपर तो V कितना होगा, KQ बाय R, और नहीं KQ बाय R इक्वल्स टू 1 अपॉन K इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R, बराबर। और E जो है वो जीरो कहां पर दिख रहा है ऐसे ऑप्शन। पहली चीज क्या पूछी है, पहली चीज पूछी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड सेकेंड चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर ना। ये ध्यान रखना कि फील्ड जीरो दोनों ही ऑप्शन है ना, इसलिए
बराबर, 0 भी है और ये वाला v का ऑप्शन भी है। तो अपने पास ऑप्शन आर स्क्वायर आएगा कि आर आएगा, आर आएगा कि नहीं, के क्यू बाय आर है। चलो ऐसे भी कंफ्यूज मत होना। चलो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो आया वो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एंड ई जो है वो 0। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक गिवन है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 3 पॉइंट्स हैव बीन गिवन। सपोज दिस इज द बी पॉइंट, हियर इट इज सी और यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो गिवन है, बराबर। सो वेयर विल बी द पोटेंशियल बी मैक्सिमम और मिनिमम? तो सी जो थियोरी है ना एनसीईआरटी की, उसके अंदर there is a topic which is called as relation between electric field and potential। रिलेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस के आसपास ही वो थियोरी है। तो उसके अंदर कंक्लूजन्स गिवन है, 2 कंक्लूजन्स आर देयर। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान से उनको देखना, उसके ऊपर से जो क्वेश्चन है ऐसे थियोरेटिकल वो बनते हैं। उसमें फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज स्टीपेस्ट डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में जाते हुए v सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा हो, बराबर। तो अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी, तो आप बोल सकते हो कि आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में कहां पर कौन से पॉइंट तक जाते हुए सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, बराबर ना। तो देखो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि मैं यहां से यहां पर जाऊंगी तो पोटेंशियल कम होगा, उससे और दूर जाऊंगी तो और कम होगा, उससे और दूर जाऊंगी तो और कम होगा, बराबर ना। तो अब उसके ऊपर से ये ऑप्शन जो है वो देखो, ऑप्शन में क्या है, मैक्सिमम एट बी, क्या पोटेंशियल यहाँ पर सबसे ज्यादा और उसके बाद कम 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 कम, बराबर, कम होता जाएगा। मैक्सिमम एट सी तो होगा ही नहीं, वो तो मिडल के ऊपर है, मतलब बीच में कहीं पर है, सेम तो होगा ही नहीं। मैक्सिमम एट ए वो भी नहीं होगा, मिनिमम एट ए हो बोला होता तो भी वो करेक्ट होता, बराबर। बट अभी यहाँ पर ऑप्शंस जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, मैक्सिमम एट बी, बराबर। तो वो कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट है वो याद रखना, फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल decreases steepest, there is a steepest decrease in electrostatic potential, बराबर। चलो नेक्स्ट, 2 metallic spheres of radii 1 cm and 3 cm are given charges -1 into 10 raised to -2 coulomb and 5 into 10 raised to -2 coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is। अब हमें यहाँ पर फाइनल चार्ज जो है वो दोनों मेटेलिक स्फीयर्स है ना, उनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और वायर से कनेक्ट कर देने के बाद कितना चार्ज होगा वो लार्जर के ऊपर हमें वो फाइंड करना है। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन के अंदर बताया था, याद हो तो उस टाइम पे अगर जाग रहे होंगे तब आपने सुना होगा कि whenever you have been given a situation when 2 spheres are connected by or 2 bodies are connected by a wire, then they come at the same potential, बराबर, उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन इनडायरेक्टली हमें ऐसे दे देते हैं, तो V1 इक्वल्स टू V2, स्फीयर्स हैं इसलिए हम लिखेंगे KQ बाय R, जहां पर R जो है वो रेडियस होगी, पॉइंट चार्ज के लिए भी यही लिखेंगे बट यहाँ पर R जो है वो उसकी रेडियस लेनी पड़ेगी, बराबर। R1 एंड R2 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है, चार्ज जो है वो भी अलग अलग है इसलिए Q1 और Q2 देना है हमें, बराबर। तो अब इनको क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ लिया है, जोड़ देंगे तो चार्ज का भी क्या हो जाएगा, चार्ज की एडिटिविटी हो जाएगी। देखो जब भी वायर से जोड़ देते हैं ना, मान लो कि पानी भरा हुआ है इक्वल इक्वल लेवल के ऊपर, तो दो जो टंकियां हैं ना उनके अंदर पानी जो है सेम साइज की, मान लो कि ऐसे कुछ गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली उसको मैच नहीं कर सकते, बट मान लो कि जब उनको डिस्कनेक्ट करेंगे ना वो दोनों टंकियों के
टंकियों को, तब उनके ऊपर अगर सेम साइज की है तो सेम सेम पानी आ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, दोनों का पानी मिलके जो होगा वो टोटल में से फिर कुछ इसके पास कुछ इसके पास ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल पानी कितना है, बराबर। फिर हम बोलेंगे इसके पास जो है वो 100 लीटर गया, तो बाकी का जो होगा वो 500 में से तो 400 लीटर दूसरी टंकी के अंदर होगा, बराबर ना। तो यहाँ पर ऐसे चार्जेस जो है वो मिल गए, कनेक्ट किया वायर से, मतलब कि चार्जेस जो है वो मिल गए टोटल। अब टोटल में से कुछ इसके पास गया और कुछ इसके पास गया, बराबर, जब डिस्कनेक्ट होंगे तब। तो फाइनल चार्ज हमें पूछा है, इसलिए फाइनल जब डिस्कनेक्शन के बाद होगा। तो मान लो कि एक कोई है उसके ऊपर x जितना चार्ज आया, तो दूसरे के पास कितना चार्ज आ जाएगा, उसके पास टोटल चार्ज माइनस x जितना बचेगा, बराबर। टोटल चार्ज माइनस x, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा। टोटल चार्ज इज q1 प्लस q2, q1 इज -1 एंड q2 इज 5 into 10 raised to minus 2 equals to 4 into 10 raised to minus 2 कूलम, ये टोटल चार्ज हो गया। अब k जो है वो कैंसिल हो गया, r1 x equals to x by r1 is 1 सेंटीमीटर, तो 1 equals to q minus x by r2 is 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रही, 10 raised to -2 कट हो जाएगा, तो 3x equals to q minus x, therefore x equals to 4x equals to q। तो हमारे पास q जो है वो तो 4 है ही, तो x equals to क्या आ जाएगा, x equals to 1 into 10 raised to -2 कूलम। ये 1 हमने किसके लिए लिया, स्मॉल स्फीयर के लिए, बराबर ना। r1 जो है उसके ऊपर हमने कंसीडर किया कि r1 मतलब 1 सेंटीमीटर वाला, छोटा वाला है उसके ऊपर x कंसीडर किया, लार्जर वाले के ऊपर कितना कंसीडर किया, q माइनस एक्स, बराबर। तो ये हो गया ऑन स्मॉलर स्फीयर, और ऑन लार्जर स्फीयर, ऑन लार्जर स्फीयर क्या हो जाएगा, q माइनस एक्स जितना, q माइनस एक्स इज, q अपना है 4 इंटू 10 रेज टू -2, माइनस एक्स इज 1 इंटू 10 रेज टू -2, दैट मीन्स 3 into 10 raised to -2 which is there on option number B, बराबर। आ गया समझ में। यही चीज आपको अगर बिगर स्फीयर के लिए स्मॉलर स्फीयर के लिए दी होती तो 1 into 10 raised to -2 आप लिखते, बराबर ना। अगर या तो फिर यहाँ पर ही आपने कंसीडर कर लिया होता कुछ उल्टा, तो फिर आपको उस हिसाब से मिल जाता है, ये क्यू बाकी का जो है वो एक्स उसके ऊपर बचेगा, ठीक है। चलो, तो अपना ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर आया। तो हमने यहाँ पर V जो है वो वायर से कनेक्ट करने पर पोटेंशियल सेम होता है, ये चीज देखी। एंड सेकेंडली जब भी वायर से कनेक्शन होगा तब उनके ऊपर का चार्ज जो है वो इक्वल, मतलब इक्वल नहीं बट टोटल हो जाएगा, टोटल चार्ज हम लोग उसका कंसीडर कर सकते हैं। एंड इफ दे आर सेम इन साइज, मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, देन उनके ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद इक्वल इक्वल हो जाएगा। अगर उनकी साइज डिफरेंट है तब उनका जो सेपरेशन होगा या ऐसे कुछ होगा तब चार्ज जो है वो डिफरेंट रहेगा, बराबर। सेपरेशन से पहले भी उनके ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट रहेगा, इनकी साइज अगर सेम नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 point charges -q, 2q and 2q are placed one at each corner of the square. The relation between q and q for which the potential at the center of the square is 0 is, देखो यहाँ पर हमें एक स्फीयर जो, सॉरी नॉट स्फीयर वाले इतने के, तो स्फीयर निकल गया, अब स्क्वायर आ गया। स्क्वायर है उसके ऊपर -q, 2q एंड 2q कैपिटल Q चार्जेस हैव बीन प्लेस्ड। आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और फाइंड नहीं करना है पोटेंशियल जो है वो V इक्वल्स टू 0 गिवन है, बराबर। V इक्वल्स टू 0, तो आपको Q और Q के बीच रिलेशन फाइंड करना है, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। So as B at the center equals to 0, so V will be made up of these 4 potentials, बराबर। इनके एडिशन करने पर हमें टोटल पोटेंशियल मिलेगा सेंटर के ऊपर, दैट मीन्स 0 equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4,
तो k फिर q माइनस q बाय r, ये डिस्टेंस सबके लिए सेम स्क्वायर है इसलिए तो मैं r लिख रही हूं सबके लिए, माइनस के क्यू बाय r, देन प्लस 2kq बाय r प्लस 2k कैपिटल Q बाय r, तो k बाय r, k बाय r, k बाय r, k बाय r सब में से कट हो गया, मेरे पास क्या बचा अभी माइनस q बराबर माइनस q प्लस 2q प्लस 2q, दैट मीन्स q प्लस q equals to 0. Clear? That means capital Q equals to small q. ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ठीक है, तो हमें यही सिर्फ देखनी है, जैसी भी अरेंजमेंट होगी उस हिसाब से हमें v जो है वो इक्वेट करके लिख सकते हैं. तो ऑप्शन इज ऑन ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑन ऑप्शन ए, q equals to minus q. नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric potential V at any point xyz all in meters in space is given by V equals to 4x square volts. The electric field at the point 102 volt per meter is. Options are here. So इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने आगे कर लिए बराबर. V equals to, फिर से एक बार V जो है और E उनके बीच रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, VE equals to माइनस dv बाय dr. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो v है दैट इज बीन गिवन इन द टर्म्स ऑफ x ओनली, तो ex हम ले पाएंगे while ey and ez will be 0 ओनली, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो y और z के रिस्पेक्ट में हमें करना ही नहीं पड़ेगा, कोई कंपोनेंट ही नहीं है, v is only prevailing in the x direction, so obviously e will also be prevailing only in the x, you will get v जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ आपको x डायरेक्शन के अंदर ही मिलेगा, बाकी कोई डायरेक्शन में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पर dv by dx करना है, तो ये हो जाएगा 8x एंड मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, जो x कोऑर्डिनेट दिया है वो पुट कर दिया, यहाँ पर ये माइनस साइन आएगी तो माइनस 8 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में से कहाँ पर दिख रहा है आपको, 8 वाले दो है, दिस एंड दिस, 8 along पॉजिटिव एक्सिस, 8 along नेगेटिव एक्स एक्सिस बराबर. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया नेगेटिव बराबर ना, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, along नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये गलती से यहाँ पर सी के ऊपर टिक हो गया है, बट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 electric charges plus q minus q and minus q are placed at the corners of the square of side 2l. See figure. The electric potential at point A midway between the two charges plus q and plus q is, options are here. देखो यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, ये जो है कैपिटल Q नहीं बट स्मॉल q ही होगा, माइनस q. ठीक है, नाउ सी फिगर, तो लेट्स लुक एट द फिगर, जो यहाँ पर कुछ ऐसी रहेगी कि प्लस q आर प्लेस्ड ऑन 2 of the vertices of the square and other negative 2 charges minus q have been placed like this. So you have to find out midway between 2 charges plus q and plus q. यहाँ पर ये midway हो गया बराबर. यहाँ पर आप लोगों को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर, इसको पॉइंट A दे दिया, there you will be finding V. So V will be due to all 4 charges, so that is V1 plus V2 plus V3 plus V4. So V1 is K due to फर्स्ट चार्ज, इसको 1 2 3 4 बोल दे तो KQ by R. अब देखो साइड कितनी है, 2L है. ठीक है ना, ये 2L जितनी साइड है, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा L जितना. क्लियर, तो KQ by L प्लस ड्यू टू अनदर पॉजिटिव चार्ज इट विल ऑल्सो बी KQ by L. फिर ये V3, इसकी वजह से अगर हम लोग बोले तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, K माइनस Q तो हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज 2L. तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली दिस इज 2L, 1 इज L, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √5L, राइट. 4L square plus L square, that is 5L square and its root, so √5L. So √5L and due to the fourth charge that will also be equals to KQ by √5L. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में. KQ and L,
वो कॉमन है, उसको कॉमन ले लिया, के क्यू बाय एल. सो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5, बराबर. तो ये टर्म 2 टाइम्स हुआ, ये टर्म्स जो है वो 2 टाइम्स हुआ. तो यहाँ पर हम लोग वो जो है 2 उसको भी कॉमन ले सकते हैं. तो 2 कॉमन आ गया, फिर बचा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5. अब ऑप्शन के अंदर देखो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है. ऑप्शन के अंदर एक तो k की जगह पर क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो चलो वो कर लेते हैं 2q बाय l और इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5. दिख रहा है ऐसा ऑप्शन आपको? ऑप्शन नंबर सी के ऊपर 2q बाय l 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5. ठीक है, तो सिंपल आपको जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट के ऊपर से डिस्टेंस या क्यू कुछ कहीं पर फाइंड करना हो वो आप फाइंड कर सकते हो और उसके ऊपर से आ जाएगा v. सो करेक्ट ऑप्शन लाइज ऑन ऑप्शन नंबर सी, बराबर. चलो 17th नंबर क्वेश्चन. 3 concentric spherical shells have radii A, B, C, where A is the least one and C is the highest one, and have surface charge densities sigma, minus sigma, and sigma respectively. If VA, VB, VC denotes the potentials of the 3 shells, then for C equals to A plus B, we have. See, here are the options. VA, VB, VC जो है उनके बीच क्या रिलेशन रहेगा. So see the diagram would be somewhat like this कि ये जो A है वो सबसे छोटा स्फीयर, बराबर, which is having radius A. फिर दूसरा जो है वो B रेडियस वाला और तीसरा जो है वो C रेडियस वाला, A, B and C. ठीक है. Suppose if I want to bring some charge, कहीं से दूर से लाना है और वो A के ऊपर कितना, A के ऊपर डिपॉजिट होगा, B के ऊपर और C के ऊपर डिपॉजिट होगा, एंड ड्यू टू दोस चार्जेस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बन रही होगी, बराबर. तो अगर मुझे A के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो मुझे A है उसका डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा. देखो मैं क्या बोल रही हूं, अगर मुझे VA फाइंड करना है तो यहां पर आ जाएगा VA मतलब फर्स्ट जो है उसकी वजह से, सेकंड जो है उसकी वजह से और थर्ड जो है उसके ऊपर के चार्ज की वजह से, सबके ऊपर के चार्ज की वजह से जो जो पोटेंशियल बन रहा है वो हम लोग देख रहे हैं. तो V इक्वल्स टू VA प्लस VB प्लस VC, VA क्या हो जाएगा KQ बाय A, बराबर, प्लस VB क्या हो जाएगा K, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, अभी हम लोग प्लस लिख ले ऐसे ही, बराबर, साथ में ही प्लस लिख लेते हैं, फिर जब इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लेंगे ना तब माइनस कर देंगे. देखो फर्स्ट वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, थर्ड वाला पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि बी के ऊपर जो भी चार्जेस आए होंगे ना वो होगा नेगेटिव चार्ज, बराबर, तभी जाके सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव बन रही है. तो के क्यू, अब बी वाला जो है वो ए के ऊपर आपको लाना होगा तो भी वो कहां तक जाएगा, यहीं तक जाएगा ना, मतलब कि ये जो चार्ज है ना ये स्फीयर है और आपको चार्ज यहां तक लाना है, तो पोटेंशियल कितना आप लोग लोगे, पोटेंशियल के लिए ये डिस्टेंस कितना लोगे, जो भी डिस्टेंस होगा वही लोगे कि नहीं. सपोज ये पॉइंट के ऊपर मुझे V फाइंड करना है, बराबर, तो हम उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेते हैं ना, बराबर, अंदर वाला है उधर से, तो ये हो गया, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा B और KQ बाय C, राइट. नाउ इन प्लेस ऑफ Q, क्योंकि हमें दिया नहीं है इसलिए हम लोग Q को सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो K इज कॉमन, बराबर, Q इक्वल्स टू, Q के लिए हम क्या कर पाएंगे, तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय एरिया, दैट इज 4 पाई A स्क्वायर फॉर अ स्फीयर. सो Q इक्वल्स टू, अगर मैं फर्स्ट के लिए बात कर रही हूं तो 4 पाई A स्क्वायर सिग्मा. If I am taking it for the second one, A, फिर second B के लिए, तो 4 पाई B स्क्वायर सिग्मा और वो माइनस साइन के साथ आएगा, and QC equals to 4 पाई, that will come in positive, बराबर, क्योंकि सिग्मा जो है वो पॉजिटिव है इसलिए. तो आपके पास ये जो Q है उसके लिए बन गया, उसके ऊपर से 4 पाई A स्क्वायर सिग्मा बाय A माइनस 4 पाई B square sigma by B and plus 4 pi C square sigma by C. ठीक है, चलो 4 पाई कॉमन निकल जाएगा, A स्क्वायर कट हो जाएगा. K जो है उसकी जगह पर अगर हम लोग लिख दे K
4 पाई एप्सिलॉन 0 है, k इक्वल्स टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट। तो यहाँ पर आपके पास 4 पाई कट हो जाएगा कॉमन निकलने पर और एप्सिलॉन 0 खाली बचेगा, तो इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन 0। अंदर क्या बचा फर्स्ट टर्म के अंदर, फटाफट से बताओ, सिग्मा इंटू ए बचा, सेकंड के अंदर माइनस सिग्मा इंटू बी स्क्वायर, तो सिग्मा भी तो कॉमन आ रहा है, उसको भी तो मैं कॉमन ले लूं, बराबर। तो फर्स्ट में बचा ए, सेकंड में बचा माइनस बी, थर्ड में बचा प्लस सी। ये अभी आ गया आपके पास वी ए, वी हैव टू कंपेयर देम, बराबर। अब वी बी लेंगे, वी सी लेंगे, फिर क्या कॉमन आ रहा है, क्या सेम आ रहा है वो लेंगे, ठीक है। सेम वे में वी विल बी फाइंडिंग वी बी, तो वी बी इक्वल्स टू अगेन वी ए की वजह से, बी के ऊपर के चार्ज की वजह से और सी के ऊपर की चार्ज की वजह से, तो के क्यू बाय समथिंग एंड के क्यू बाय समथिंग। अब मुझे बी के ऊपर फाइंड करना है, तो ये बी जो है वो यहां तक, बराबर। कोई चार्ज ए के ऊपर मुझे जब चार्ज डिपॉजिट करना है, तो फिर भी मैं कोई एक, मान लो कि पहले एक ही मैं स्फीयर ले रही हूँ, स्फीयर के लिए हमें क्या पता है कि सरफेस के ऊपर जो भी V होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर अंदर के सारे किसी भी पॉइंट के ऊपर होगा, बराबर। सब जगह पर पोटेंशियल कितना रहता है, V रहता है। एक हमने क्वेश्चन भी देखा था कि इनसाइड E इक्वल्स टू 0 एंड V विल बी सेम एज दैट ऑन द सरफेस, बराबर ना। तो यहाँ पर V जो सरफेस के ऊपर है वही का वही यहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्लियर। तो मैं B के ऊपर फाइंड कर रही हूं, तब मुझे यहाँ पर जो V मिलेगा वही V अंदर की तरफ मिलने वाला है। मतलब डिस्टेंस जो है ना वो मुझे अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे भले ही वो इस जगह पर आके पॉइंट या चार्ज जो है वो रहने वाला है। मतलब जब मैं A के लिए ले रही हूं तब भी मुझे डिस्टेंस B ही लेना है। अंदर भले ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको लेके गए और इस सर्कल के ऊपर रखा, बट कोई एक्स्ट्रा वर्क डन ही नहीं हुआ, तो वो डिस्टेंस आपको कंसीडर नहीं करना है, बराबर, क्योंकि वो वहीं तक का रहेगा। इस पॉइंट तक अगर मैं बी बोलूं तो आप यहाँ पर बी क्या लिखोगे, के क्यू बाई बी लिखोगे कि नहीं। तो अंदर के इस पॉइंट के ऊपर भी तो क्या आएगा, के क्यू बाई बी ही तो आएगा ना, बात वो चल रही है, बराबर ना। तो के क्यू बाई बी हुआ। फिर बी के लिए खुद के ऊपर यहां तक आने के लिए जो वर्क डन होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो तो के क्यू बाई बी ही होगा। और सी तक, सी के लिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे हुआ, ये हम लोग इसके लिए फाइंड कर रहे हैं और उससे बाहर की तरफ है, तो जब आउटसाइड होगा तब वहां तक का डिस्टेंस लेना है, तो ये हो गया के क्यू बाय सी, बराबर। चलो अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने में जगह हमें बचानी पड़ेगी, तो इक्वल्स टू के क्यू बाय बी। के क्यू बाय बी क्या हो जाएगा कि इसी की तरह जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वो कॉमन निकल जाएगा, इसमें से सिग्मा बचेगा, है ना। 4 पाई यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू बाय ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर बचा, सिग्मा बचा, बाहर हमारे पास सिग्मा जो है उसको भी कॉमन साथ में ले ही लेते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ये तो हो जाएगा। इधर आपके पास बचा है ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बी। फिर सेकंड के लिए बी स्क्वायर बाय बी, इसलिए बी, और थर्ड जो है वो थर्ड के लिए सी स्क्वायर बाय सी, तो प्लस सी, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में, जैसे ये किया था उसके ऊपर से। अब वी सी फाइंड करना है, तो वी सी इक्वल्स टू, फिर से सी वाली जो सिचुएशन है, सी के ऊपर हमें लाना है कोई चार्ज, अब उसके ऊपर वी सी जितना पोटेंशियल हुआ, अब उस स्फीयर से अंदर में कहीं पर भी देखूं कोई भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना रहेगा, सरफेस जितना ही रहेगा। तो मान लो कि इस सरफेस के ही सारे पॉइंट के ऊपर देखना है तो भी पोटेंशियल कितना वी सी, इस सरफेस के ऊपर देखना है तो भी पोटेंशियल कितना वी सी। तो इसके लिए तो हम क्या लिखते हैं, के क्यू बाई सी लिखते हैं, बराबर ना। ये इसकी रेडियस अगर सी है तो के क्यू बाई सी लिखेंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पर जब मैं वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी फॉर वी सी में कर रही होंगी, तब मुझे के क्यू बाय सी, के क्यू बाय सी और के क्यू बाय सी ही करना पड़ेगा, सबके लिए यहाँ पर डिस्टेंस है वो सेम आएगा। इक्वल्स टू के और क्यू कॉमन, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, फिर ये Q, ये एक्चुअली ए बी और C के लिए है, ये आप समझ गए होंगे, Q मतलब कॉमन है ऐसे नहीं, बराबर ना। ये A के लिए, फिर B के लिए और C के लिए, फॉर A, फॉर B एंड फॉर C, A, B एंड C,
फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी, फॉर ए बी सी ये सारे रहे। तो यहाँ पर आपके पास अब 4 पाई जो है वो कट हो गया, सिग्मा आपने निकाल लिया, क्या बचा ए स्क्वायर बाय सी प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर बाय सी, और थर्ड जो है वो थर्ड क्या बचेगा सी स्क्वायर बाय सी मतलब के सी। अब इसमें हमें देखो अभी लग रहा है कि सब डिफरेंट आ रहा है, ये आया आपके लिए क्या ए के लिए, वी ए के लिए ये आया, फिर वी बी के लिए आपके पास ये आया है, और वी सी के लिए ये आया। अब जो है वो कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, C इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो C इक्वल्स टू ए प्लस बी, C इक्वल्स टू ए प्लस बी, वो अगर हम लोग पुट करें तो हमारे पास ये जो थर्ड है वो थर्ड के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं, ये आएगा नेगेटिव में क्योंकि सिग्मा जो है वो माइनस में है, बराबर। तो ए स्क्वायर सी है उसको कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर, राइट। नाउ सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, a plus b, a minus b upon c. In place of c, can I write a plus b? Yes, ये condition given है, plus c square, right? तो a plus b will get cancelled out और आपके पास क्या बचा sigma by epsilon 0, और यहाँ पर c square नहीं है but only c है, बराबर। ये हो गया only c, ये हो गया only c। तो आपके पास बचा a minus b plus c। अब देखो, अब कंपेयर करो, ये आ गया आपका वी सी के लिए, इसको देखने के बदले हम उसका डिफरेंट फॉर्म है वो देख रहे, a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, वाइल वी बी वॉज ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी। ये किसी भी तरह से इस फॉर्म में कुछ यूज करके, ये रिलेशन यूज करके भी सेम जो है वो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वी ए एंड वी सी आर कमिंग एज इक्वल वाइल वी बी इज डिफरेंट। सो यू कैन सी योर ऑप्शन ओवर हियर, VC equals to VA is not equals to VB। क्लियर, फटाफट से लिख लो, ऑप्शन अपना ये आ रहा है ऑप्शन VC के डी के ऊपर, बराबर। VC equals to VA is not equals to VB। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the mean free path of electrons in a metal is 4 into 10 raised to minus 8 meter। the electric field which can give an average 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in units of volt per meter equals to this। हमें यहाँ पर कुछ एनर्जी गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी जो है वो गिवन है, और मीन फ्री पाथ मतलब इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर पाएगा, उसके बाद फिर वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा मतलब उस टाइम पे उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कुछ रिलेट कर सकते हैं, बराबर। इतनी एनर्जी देने पर वो इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर पाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली चीज है ना, वो आप लोग पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर, बराबर। और नहीं पढ़ा है तो फिर आगे जो है वो आएगा, फिजिक्स के अंदर भी ये चीज अलग से टॉपिक में आने वाली है। तो EV0 इक्वल्स टू यू आर बीन गिवन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कन्वर्ट कर देंगे, तब वो हो जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 19। हियर आल्सो इफ वी पुट द सेम वैल्यू, मतलब ई की वैल्यू दोनों साइड पुट करेंगे, तब हमें ये कट हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली राइट V0 इक्वल्स टू V, बराबर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड क्या करना है हमें, यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है, तो E इक्वल्स टू V बाय जो डिस्टेंस है वो, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड, सो 2 बाय डिस्टेंस कितना गिवन है 4 into 10 raised to minus 8, तो 1/2 मतलब 0.5, ये हो गया 0.5 into 10 raised to 8, but here the option is with 10 raised to 7 power, so our correct option will be equals to, correct answer will be 5 into 10 raised to 7, which is lying on option number C। ठीक है, तो हमने और कुछ नहीं, बस ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उतना डिस्टेंस जिसके बाद वो उसको स्टॉप कर देगा, तो मतलब उतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था, बराबर। तो
ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट XYZ इज गिवन बाय V इक्वल्स टू, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग E इक्वल्स टू dV बाय dx जो है वो कर रहे हैं उसी हिसाब से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। चलो पॉज करके इसका आंसर जो है वो लेके आओ, आपको पता ही होगा कैसे करना है, फटाफट से बता दूं। E इक्वल्स टू, क्या आप खुद ही कर लोगे? चलो अगर आता है तो इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाओ, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके। E इक्वल्स टू dV बाय dr, x कंपोनेंट फाइंड करना है तो dx dV क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो x है इसलिए ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ दिस, सो माइनस ऑफ माइनस 2xy बराबर। इसी के ऊपर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो x कंपोनेंट है वो xy वाला, पीछे वो z आ रहा है कि नहीं वो देख लो, तो इसमें से होगा कि ये होगा माइनस जेड क्यूब, ठीक है ये हो गया। फर्स्ट लास्ट वाला टर्म जो है वो 4 कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसमें से ही पता चल गया, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो गया 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब, मतलब ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। बाकी आप आगे EY और EZ जो है वो खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपको करवाने की जरूरत है? आई डोंट थिंक आपको करवाने की जरूरत है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है कि कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है उसके जैसा बराबर। y कंपोनेंट आपका x स्क्वायर आएगा और z कंपोनेंट जो है z जो लोगे वो 3x z क्यूब आएगा। नेक्स्ट, आप इस टाइप के क्वेश्चन में ना खाली आगे माइनस साइन लगाना भूलना नहीं, अदरवाइज बाकी कोई इसमें गलती होने की गुंजाइश मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं रहती, बस माइनस साइन भूलना नहीं। The electric potential at a point in a free space due to a charge q coulomb is q into 10 raised to 11 volts. The electric field at that point is this. उसमें से हमें फाइंड करना है। चलो अब क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को चार्ज की वैल्यू गिवन है which is equals to q coulomb and electrostatic potential has also been given q into 10 raised to 11 volts. And from that, at the same point, at that point, you have to find out the electric field, बराबर, you have to find out electric field. So electric field equals to V upon D, मतलब V upon R ले लिया हमने बराबर। तो V upon R में से V तो गिवन है, हमें R फाइंड करना पड़ेगा। So R फाइंड करने के लिए we will take the given values. V equals to KQ by R, right? R फाइंड करना है, that means R equals to KQ by V. V is equals to Q into 10 raised to 11, 10 raised to 11. So QQ will get cancelled out and you can see the options are been given into pi epsilon 0, मतलब कि K की वैल्यू जो है वो हम लोगों को 1/4 pi epsilon 0 कुछ लेनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 1/4 pi epsilon 0 into 10 raised to -11 बराबर ना, न्यूमरेटर में जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। You have to put the value in reciprocal, that means 1/r ही करना पड़ेगा, तो 1/r equals to, या तो फिर चलो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम पुट कर देंगे, कोई बात नहीं। Now V equals to Q into 10 raised to 11 and R equals to 1/4 pi epsilon 0 into 10 raised to -11, ये जाएगा न्यूमरेटर में 4 pi epsilon 0 Q and 10 raised to -11 प्लस 11 हो गया, तो 10 raised to 22 दिख रहा है आपको ऑप्शन। 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 10 raised to 22 वोल्ट पर मीटर। कोई न्यू फॉर्मूला नहीं, बस खाली थोड़ी सी अरेंजमेंट। R जो हमें इनडायरेक्टली गिवन था वो R हमने पहले फाइंड कर लिया और उसको E के फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया। क्लियर? लिख लो फटाफट से, आपका ऑप्शन जो है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर A के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid spherical conductor is given a charge. The electrostatic potential of the conductor is constant throughout के क्या होगा यहाँ पर, largest at the center, largest on the surface, क्या होने वाला है? solid spherical conductor दिया है, उसके ऊपर चार्ज दिया,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल जो होगा वो अगर सरफेस हम लोग ले रहे हैं, बराबर, सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या जैसे भी होगा, या उसके सेंटर के ऊपर रखा कहीं पर चार्ज, बराबर, जब भी इसको हम लोग स्फीयर होगा उसको अगर चार्ज देंगे, दैट चार्ज विल गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, बराबर, यूनिफॉर्म अगर स्फीयर है इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्यू 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 यहाँ पर जो है, मतलब जो भी उसका डिवीजन जो होगा वो टोटल होके क्यू जितना चार्ज यहाँ पर बना लेगा। तो all the points on the surface are at equal distance and we can consider that these charges are actually concentrated at the center। तो ये Q से, जो सेंटर के ऊपर चार्ज Q टोटल रखा, उससे ये सारे पॉइंट्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब ये हो गई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर तो क्या होगा, the electrostatic potential will be same constant throughout the conductor। उसकी जो सरफेस है वो सरफेस के ऊपर सबसे जो है वो ज्यादा रहेगा, मतलब सेम रहेगा, बराबर, तो कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिनोमेना जो है वो अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट ए। देखो यहाँ पर आगे के क्वेश्चन के अंदर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी या रिकॉल करवाना चाहती हूँ एक्चुअली, कि हमने ये भी देखा था कि आपको ऐसे लगेगा कि सरफेस के ऊपर चार्ज है तो फिर अंदर V का, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर V जो है वो सरफेस के ऊपर जितना होगा उसके बाद फिर अंदर लेके जाने में कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं रहेगा, मतलब अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो तो वहां पर V जो है वो सरफेस जितना सेम ही रहता है, बराबर, इसलिए थ्रू आउट द कंडक्टर वो सेम ऐसे बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, from a point charge there is a fixed point A, at A there is an electric field of 500 volt per meter and the potential difference of 3000 volt, distance between point charge and A will be। पहले तो मुझे ऑप्शन देने पड़ेंगे आपको, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। क्या क्या वैल्यूज गिवन है आपको, यहाँ पर E की वैल्यू गिवन है 500 वोल्ट पर मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू गिवन है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। कितना इजी, आप जैसे बच्चों के लिए तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, और वो भी इतने सारे सम्स करने के बाद तो बिल्कुल ही इजी। V इक्वल्स टू ई डी, मतलब कि D इक्वल्स टू V बाय E। V कितना है, V कितना है 3000, E कितना है 500, बराबर, कट 6 मीटर। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए के ऊपर। कितना इजी, हाय भगवान, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर तो मेरे फुल मार्क्स आ जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो, अ होलो मेटल स्फीयर of radius 10 centimeter is charged such that the potential on the surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere is 0, 80 volt, 800 या 8। ये भी एक कंसेप्चुअल चीज हुई। अब भी आपको बताया था कि स्फीयर के सरफेस के ऊपर होगा, अंदर कितना होगा पोटेंशियल। तो क्या दिया है कि होलो स्फीयर है 10 सेंटीमीटर का और फिर सरफेस के ऊपर 80 है, तो सेंटर के ऊपर कितना होगा। बताइए थे आपको कि जब भी आपको वर्क डन करना होगा तो वो वर्क डन सरफेस तक जाने में ही करना पड़ेगा। फिर इनसाइड तो E 0 है, उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं, तो जो यहाँ पर V हमें मिलेगा उतना ही V यहाँ पर होगा, बराबर ना। So whatever is the potential on the surface, the same potential will be on the at the center। और इनसाइड एनी पॉइंट के ऊपर भी पूछा होता ना कि जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया तो इनसाइड में 5 सेंटीमीटर के ऊपर कितना, 5 सेंटीमीटर के ऊपर कोई पॉइंट है वहां पर कितना, तो उसके लिए भी यही आंसर आता, ऑप्शन बी 80 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जो चैप्टर, ये जो लेक्चर है अभी कंक्लूड कर रहे हैं, बराबर। इधर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों के काफी सारे एमसीक्यूज जो है वो देख लिए। कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस है वो आपको मिल ही जाएंगे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, बराबर। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो उसके लिए हम लोग सेपरेट लेक्चर बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसके बारे में डिस्कस करेंगे।